तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, बात क्या था कि हर 20 साल पर कंपनी के व्यापार करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड किया जाता था, है ना। तो 1773 के बाद 20 साल 1793 हो 1793। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 was also known as East India Company Act 1793 was passed in the British Parliament, in which the company charter was renewed। तो यह कंपनी के चार्टर का रिन्यूअल हुआ। प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसका जो प्रावधान है, पहला, द एक्ट कंटिन्यूड द कंपनी रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो भारत के भूभाग पर कंपनी के शासन को जारी रखा। इट कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 years। तो कंपनी के जो एकाधिकार है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता था, व्यापार पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार, मोनोपोली। क्योंकि ओरिजिनली कंपनी को मोनोपोली टू ट्रेड इन द ईस्ट ही मिला था, तो उसी को रिन्यू किया जाता था कि आपको फिर अगले 20 साल के लिए हम दे रहे हैं। The act established that acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown and not in its own right, which clearly stated that the company's political functions were on behalf of the British government। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, यहाँ साफ कह दिया गया कि जो भी क्षेत्रीय संप्रभुता यानी किसी भी टेरिटरी पर, क्षेत्र पर, भूभाग पर कंपनी जो अधिकार करेगी वह कंपनी का अधिकृत क्षेत्र नहीं होगा। यह काम कंपनी ब्रिटिश सरकार के बदले करेगी, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी विच एवर एक्विजिशन विल बी मेड, जिन भी भूभाग पर कंपनी अधिकार करेगी वह कंपनी का नहीं, वह ब्रिटिश क्राउन का होगा, यह ब्रिटिश सरकार का होगा। The company's dividends were allowed to be raised to 10%। The Governor General was given more powers. He could override his council decisions under certain circumstances। यानी गवर्नर जनरल को काउंसिल के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार था कुछ विशेष परिस्थितियों में। He was given authority over the governors of Madras and Bombay। शुरू से 3 प्रोविंसेस से यहाँ प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो कलकत्ता का सुपरिटेंडेंट रहा। When the Governor General was present in Madras or Bombay, he would supersede in authority over the governors of Madras and Bombay। ये भी साफ कर दिया गया क्योंकि जब आप किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए कलकत्ता का गवर्नर या गवर्नर जनरल मद्रास गया और मद्रास का गवर्नर जनरल बोले कि हम नहीं यहाँ के गवर्नर हैं, आप कौन हैं, तो इस चीज को रिटेन तौर पर कर दिया कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बॉम्बे में जाएगा तो बॉम्बे का गवर्नर उसका सबऑर्डिनेट होगा, अगर वो मद्रास में जाएगा तो मद्रास का गवर्नर उसका सबऑर्डिनेट होगा। ये लिख दिया गया। जो कानूनी मामलों में लिख देना जरूरी होता है, नहीं तो दूसरी अथॉरिटी कहे कि हम कहे कि आपका बात मान नहीं जाए। In the Governor General's absence from Bengal, he could appoint a vice president for among the civilian members of his council। मतलब कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता है तो वह अपने काउंसिल के सदस्यों में से एक आदमी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, यानी गवर्नर जनरल के एब्सेंस में वह काम करेगा। The composition of the board of control changed
it was to have a president and 2 junior members who were not necessarily members of the प्रिवी काउंसिल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका निर्माण 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में हुआ था, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका जो प्रेसिडेंट है और उसके साथ 2 मेंबर होंगे, जो जरूरी नहीं कि प्रिवी काउंसिल के ही हो। The salaries of the staff and the board of control were also now charged to the company। यानी ये सरकारी ऑफिसर हैं, जरूर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे लोग होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, अन्य लोग सभी लोग ब्रिटिश होंगे, लेकिन सभी लोगों की सैलरी कंपनी पर चार्ज होगी, यानी भारत पर चार्ज होगी। After all expenses, the company had to pay the British government around 5 lakhs from the Indian revenue annually। भारत के राजस्व से प्रति वर्ष 5 लाख रुपया कंपनी को देना था सरकार को। Senior company officials were barred from leaving India without permission। If they did so, it would be considered as a resignation। यानी कंपनी के ऑफिशियल्स पर यह प्रतिबंध लगा कि बिना सूचना के वो भारत नहीं छोड़ सकते। अगर बिना सूचना के छोड़ दिए तो यह माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना। The company was granted the authority to grant licenses to individuals and company employees to carry on trade in India। This was known as privilege or country trade। This led to shipments of opium to China। This act separated the revenue administration and judiciary functions of the company, leading to the disappearance of माल अदालत रेवेन्यू कोर्ट्स। 2 बातें हुई। कंपनी को यह अधिकार मिला कि वह अपने कर्मचारियों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे सकती है, यानी कंपनी का व्यापार अलग और उसके कर्मचारियों का व्यापार अलग। और इसी से चाइना से होने वाले अफीम के व्यापार में बढ़ोतरी हुई, ओपीएम ट्रेड जो है, और उसके साथ साथ भारत में राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और भारत में जो पहले माल अदालत था, सामान जो रेवेन्यू अदालत था, यानी सामान से जुड़ा हुआ मामला यानी सिविलियन मामला, वो माल अदालत समाप्त हो गया। हमारे देश में जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल है, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है, वह भारत में अंग्रेजों ने धीरे धीरे डेवलप किया है ना। जो बंगाल से ही शुरू हुआ और आज जो हमारे पास जो भी ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशियरी है, वो अब जाके सीआरपीसी आईपीसी अभी चेंज हो रहा है, नहीं तो सभी अंग्रेजों के जमाने के दिए हुए ही हमारे देश में चल रहे है ना। तो ये हुआ 1793 के चार्टर एक्ट के जो प्रोविजंस है, इसमें कुछ पीछे के क्लास में भी हम बता दिए थे और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है।